चलो ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक एज यूजुअल। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि टॉर्क ऑन ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, दैट इज m क्रॉस b करके, और m होता है डाइपोल मोमेंट, कभी कभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं क्योंकि मैग्नेटिक कंटेक्स्ट में है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा NIA, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा एज पर द कर्ल ऑफ द फिंगर्स एंड थंब विल पॉइंट आउट टू द डायरेक्शन। सो दिस इज इन ब्रीफ दी थिंग्स, ठीक है ना। let's see one or two contexts where this torque is actually useful. ठीक है, देखते हैं। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर ठीक है कल ना? का एक क्वेश्चन रह गया था। हाँ हाँ, थोड़ा सा और रह गया, ठीक है ठीक। तो लाइक वो ऐसे था ना, हाँ मुझे याद है, तो ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड शायद ऐसे लगाया गया था, या करंट शायद उल्टा कर दिया मैंने, करंट डायरेक्शन यही था। उल्टा उल्टा। चलो कोई नहीं, करंट उल्टा कर देता हूँ। ओके, तो इससे क्या होना, ये म्यू हो गया था और मतलब ये हो गया म्यू, कुछ याद सर फील्ड आई कैप में थी। फील्ड आई कैप, ये हो गया फील्ड और ये था म्यू, ठीक है। तो K क्रॉस I है ना, ओरिएंटेशन भी यही था। यस सर। चलो एनीवे, तो मैं इसको वो ले लेता हूँ, एक्स वाई प्लेन ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इन दैट केस लेट्स क्विकली डू इट। तो इस बार क्या हो गया ना, इसका अगर टॉर्क देखते हो तो पहली बात तो म्यू वेक्टर यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर इधर होता है तो म्यू क्रॉस बी, तो टॉर्क इधर हो। टॉर्क इधर होने का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे ये अंदर जाना चाहता है, ये बाहर आना चाहता है, तो अंदर तो जा नहीं पाएगा, ये अटक जाएगा। तो देखो इस पॉइंट पे पिवट होके ये पॉइंट देखना, ये जो कॉइल है ये ऐसे ऊपर उठने लगेगा, ये पिवट पॉइंट हो जाएगा, लाइक दिस विल बिकम द पिवट एंड दिस कॉइल इज गोइंग टू लाइक लिफ्ट अप लाइक दिस। तो अगर मान लो इसका लेंथ L होता है तो ये क्या होगा, ये लेंथ, यहाँ पे सेंटर मास है तो इसका वेट ऐड करेगा, है ना, यानी mg into L by root इज इक्वल टू, इसका म्यू क्या होगा ना, N I A बोलते हैं L स्क्वायर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, शायद मैंने KT दिया है ना, KT, तो म्यू इंटू बी, और ये इसको लिफ्ट अप करे, ठीक है ना, इसको लिफ्ट अप करे, तो लिफ्ट अप का टॉर्क क्या है, मतलब वेट का टॉर्क क्या है, और ये मैग्नेटिक टॉर्क को लिफ्ट अप करे, यानी T इज इक्वल टू mgl बाय n। अच्छा एक L कैंसिल हो गया, तो mg बाय NIL के mg अपॉन √2 NIL के, ठीक है। आई थिंक दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, आई होप आई एम रिमेंबरिंग प्रॉपर्ली अभी, ठीक है।
सोम इज आस्क्ड कि पिवट पॉइंट कैसे निकालते हैं. They have also said कि पिवट पॉइंट कैसे निकालो. एक्चुअली ना पिवट पॉइंट के लिए तुमको टॉर्क वेक्टर निकालो, और टॉर्क वेक्टर देखो उसको कैसे घुमा रहा है. तो अगर मान लो घुमाता है तो कोई एक पॉइंट को नीचे ले जाना चाहिए, पर वहां पे टेबल है तो नीचे तो नहीं ले जाने देगा ना, तो वो वहीं पे अटक जाएगा. और जो जिस पॉइंट को लिफ्ट अप करना चाहते हैं वो लिफ्ट अप हो जाएगा. तो ये जो पिवट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, जो पॉइंट टेबल के अंदर जाना चाहिए. तो अभी देखो इसका अगर म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर देखते हो तो ऐसे है. तो म्यू यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m क्रॉस b, कई बार उसको म्यू भी बोलते हैं तो इसलिए कई बार मैं म्यू बोल देता हूँ, कई बार m बोल देता हूँ, तो ध्यान रखो. तो m क्रॉस b, तो टॉर्क वेक्टर हो गया y एक्सिस. तो अगर y एक्सिस पे टॉर्क वेक्टर होता तो क्या होता, ऐसे घूमेगा. तो ये अंदर जाना चाहता, ये बाहर आना चाहता, तो ये लिफ्ट अप होगा और ये अंदर जाना चाहता, तो ये हो गया पिवट. यानी इस पॉइंट को टेबल पे फिक्स रहेगा और ये पूरा कॉइल ऐसे उठने लगा. तो उसी का टॉर्क का हिसाब किताब बनाया. तो टाइम आ गया इक्वल टू mg, टाइम आ गया इक्वल टू mg अपॉन √2 NIL K. आई होप दैट सेटल्स द मैटर. तो इससे क्या हुआ, इससे जो है टॉर्क के कारण इसका जो लिफ्ट अप है वो किस टाइम पे होगा वो इस केस में निकल गया. ठीक है, चलो सो लेट्स मूव ऑन नाउ. अच्छा, इसके बाद आता है टू इंस्ट्रूमेंट्स या टू डिवाइसेस which use magnetic field. So device number 1 is called as a cyclotron. ठीक है, device number 1 is a cyclotron. cyclotron में देखो क्या होता है, ये है cyclotron. इसमें क्या होता है, दो डीज है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस. अच्छा, इसका अगर 3D फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, लाइक डिफिकल्ट टू ड्रॉ बट लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ. दिस सम काइंड ऑफ 3D फिगर. इसको टॉप व्यू करके देख रहा हूं तो ऐसे नजर. यहाँ पे इस बीच में क्या होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजियन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे. so that's what I'm saying as oscillating electric field. यानी इसका पैटर्न ऑसिलेट करेगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तरीके से हमेशा ऑसिलेट कर रहा है. so that's how the field is. तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग. I think that's okay. तो ऐसे केस में इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है, ठीक है ना, इसका पर्पस है टू प्रोड्यूस हाई स्पीड चार्जेस. ठीक है, टू प्रोड्यूस हाई स्पीड चार्जेस. कैसे प्रोड्यूस करता है वो मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है. लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म. एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो लाइक ऑसिलेटिंग. तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटर. टू प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग ये जो दो डीज है ना, इनके बीच के स्पेस में हमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. और इसका काम क्या है ना. तो नाउ लेट्स लुक एट इट.
मैं क्या करता हूँ, ये अगर ये सेंटर है ना, एक छोटा सा चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे, और लेटेस्ट से उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो क्या होगा, ये चार्ज यहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे और थोड़ा सा वेलोसिटी गेन करेंगे, है ना, और उसके बाद इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करेंगे। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करेंगे तो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, isn't it? एक सेकंड, जस्ट a second. तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है किधर लगेगा, V क्रॉस B, देख रहे हो, इधर वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो V क्रॉस B इधर, यानी ये ऐसे करके इधर आएगा, सेमी सर्कल एक्सपेक्टेड। उसके बाद क्या होगा, है ना, उसके बाद जब तक वो यहां पे आता है ना, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलोगे तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वो चार्ज यहाँ पे एक्सीलरेट करेंगे, ये याद रखना, ये सेमी सर्कल और फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करने से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, ऑब्वियस, तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो उसका रेडियस अब बढ़ जाए, और ये सेमी सर्कल है, यानी सेमी सर्कल कवर करने में उतना ही टाइम लगेगा, लगेगा ना। फिर क्या होगा ना, वो इधर आएंगे, इधर आते ही फिर एक्सीलरेट करा, फिर एक्सीलरेट करा, तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना। फिर क्या होगा, अच्छा इतने देर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जाता है, यानी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग बोला ना, तो इसलिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे क्या होगा, ओके, इसलिए मैंने बोला कि लाइक मैंने बोर्ड प्लेन को टेबल टॉप मानते हुए किया, यानी मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस क्वेश्चन में ऐसे माना, और ये टेबल था और टेबल पे ऐसे रखा हुआ है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया और सॉल्व भी, तो लाइक दैट्स हाउ आई हैव डन, ठीक है ना। चलो, सो आई होप नाउ दैट मेक्स इट। इस बार क्या हो रहा है ना, एज आई सेड, जितने देर में ये सेमी सर्कल करके इधर आता है ना, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया होगा तो इन दैट केस नेचुरली क्या होगा, है ना, तो यानी अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल के अब इधर एक्सीलरेट करेगा, यदि फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा, अगर फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा तो नेचुरली फिर क्या होगा, इससे भी बड़ा सर्कल बनेगा। अब बन गया इससे बड़ा सर्कल, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इतने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बदल जाता है डायरेक्शन, तो ये बोला ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, फिर एक्सीलरेट करता है, फिर अगर एक्सीलरेट करा फिर वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी इससे ज्यादा रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या होता है, तो देखो वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल, तो हर बार ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के चक्कर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, और बदल क्या रहा है, बढ़ रहा है, तो देयरफॉर रेडियस बढ़ गया। फिर अगले बार फिर जब इस तरफ आता है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिर बदल जाता है, तो फिर एक्सीलरेट करता है, फिर वेलोसिटी बदलता है, तो इससे क्या होगा ना, फिर से हायर रेडियस, और इस तरीके से एंड सो ऑन, तो देयरफॉर यानी समझो, हर सर्कल या कह सकते हो हर सेमी सर्कल कंप्लीट करते करते क्या हो रहा है, इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। से रेडियस बढ़ता जाता है, हमें क्या करना है, अब देखो सपोज तुमको एक स्पेसिफिक वैल्यू का चार्ज चाहिए, तो दोबारा ध्यान से सुनना, सपोज तुमको स्पेसिफिक वैल्यू का चार्ज चाहिए, कैसे निकालोगे, मतलब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का चार्ज चाहिए, तो कैसे निकालोगे, तो वो निकलेगा अब तुमको, क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो है तुम्हारे पास, तो रेडियस ऑफ वेलोसिटी एम और क्यू और बी तो फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड है, चार्ज फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो यानी क्या करेंगे अब हम यहाँ पे ना एक जगह कैलिब्रेट कर देंगे, यहाँ पे कैलिब्रेट कर देंगे कि कौन सा वेलोसिटी है, इसमें कैलिब्रेशन लगा देंगे,
सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है 800 मीटर पर सेकंड और तुमको 800 चाहिए, तो फिर पता है क्या करेंगे, एक ना मूविंग टनल टाइप का आता है इस तरीके से। ये जो टनल टाइप का ना, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो मान लो तुमको 800 मीटर वाला चार्ज चाहिए, 800 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज चाहिए, तो क्या करो, इस टनल टाइप का एक सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप का, तो इससे क्या होगा ना, ये चार्ज सिलेंडर में एंटर कर। और याद करके देखो, हॉलो मेटेलिक के अंदर शील्डिंग हो जाता है, फील्ड तो जाएगा नहीं, तो यानी अब मैग्नेटिक फील्ड खत्म इस सिलेंडर के अंदर। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो क्या होगा, ये जो चार्ज आया है ये सीधा यहाँ, तो यहाँ पे पूरा कैलिब्रेशन रहेगा, 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, 800, जो भी है। तुमको अगर 800 चाहिए तो बस उस सिलेंडर को 800 वाले पे रख दो, तो द चार्ज विल एंटर द माउथ ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, तो चार्ज सीधा चला जाएगा, यानी उसी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का चार्ज तुमको मिल जाएगा जो कि तुमको चाहिए। यानी पर्पस समझो, टू प्रोड्यूस हाई स्पीड चार्जेस ऑफ नोन वेलोसिटी। वेलोसिटी भी तो पता होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि देखो ये जितने भी हाई स्पीड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, जितने भी हाई स्पीड बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वहां पे तुमको वेलोसिटी पता होना चाहिए कि इतने वेलोसिटी का ये चार्ज, इसका मास वगैरह जो भी है, ये आके हिट करता है, तो उसका इफेक्ट क्या। टू स्टडी दैट वी नीड हाई स्पीड चार्जेस। हाई स्पीड चार्जेस भी बन गए इससे, और साथ में कौन सा स्पीड का चार्ज तुमको चाहिए वो भी पता चल गया, है ना, वो भी पता चल गया। देखो कौन सा स्पीड का चार्ज चाहिए वो तुम आराम से निकाल सकते, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट यूज दैट, है ना। दैट्स व्हाट इज डन इन दीस पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। तो इसी डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे ये है कि लेटस से यहाँ पे जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सपोज E, सपोज, और इनके बीच का डिस्टेंस है D, सपोज। तो क्वेश्चन इज दैट number of times the charge entered इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज v वेलोसिटी का और उसका मास है, वो कैसे निकालो। तो उसका तरीका क्या होगा, अब देखो हर बार अगर मान लो E कांस्टेंट है, मान लो E एक बार इधर, एक बार E इधर, एक बार E इधर, एक बार E इधर, ऐसा अगर हो रहा है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट, इन दैट केस फोर्स क्या होता है, QE। और अगर डिस्टेंस D है, यानी वर्क डन क्या होगा, Q इंटू D, Q इंटू E इंटू D। तो सपोज एक बार एंटर किया, फिर 2 बार एंटर किया, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरीके सपोज n टाइम्स एंट्री किया, तो वर्क डन कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टाइम्स एंटर्ड इनटू QED। QE is the force, D is the distance between the two D's, ये हो गया वर्क डन। तो n into work done is the total work done, this is what change in kinetic energy। और change in kinetic energy क्या होगा, अगर ये V है तो it will be equal to half mv square। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टाइम द चार्ज एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा, n is equal to mv square by 2 QE। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ टाइम्स द चार्जेस एंटर द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। आई होप दैट्स ओके, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जब चार्ज एंटर कर रहा है तो इन दैट केस वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स QE, डिस्टेंस D, और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एंट्री n, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उससे आ गया। तो क्योंकि देखो हमारा टारगेट v वेलोसिटी का चार्ज, तो उसके लिए हमें इसी प्रोसेस में वर्क डन करा के जो है उस काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो द नंबर ऑफ टाइम्स एंट्री, अब ये n आ गया, ठीक है। चलो, सो दैट वाज द फर्स्ट डिवाइस। अच्छा, इसमें एक लेकिन लिमिटेशन क्या है ना, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, और उसके पीछे जानबूझ के रीजन भी है, nothing unusual, I mean, and that is
इलेक्ट्रॉन्स आर टू लाइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन टू लाइट होने से होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये टू लाइट इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट करता है और बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ जाता है। अब वो रिलेटिविस्टिक में पहुंच जाता है। रिलेटिविस्टिक में एक दिक्कत क्या आ जाता है, मास बदल जाता है। तो देयरफॉर वी यूज, है ना, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा इन साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, एंड नॉट electrons, because electrons are too light, so therefore they will have very large velocity, you know, leading to relativistic calculations, leading to relativistic ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशंस की वजह से ही जो है ना इलेक्ट्रॉन के साथ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है, तो एकदम से मैसिव स्पीड पे चला जाता है, और मैसिव स्पीड पे जाते स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आ जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास का मतलब हो गया रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन, सो दैट्स लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग, सो यू कैन नॉट यूज दिस सिंपल कैलकुलेशन दैट आई हैव डन। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं करते हैं, हेवियर पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इन्हीं को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। well there is a question that is magnetic field का वर्क डन। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क डन नहीं करता है, दैट यू नो ऑलरेडी, है ना। सो लाइक therefore let's not discuss about that. Magnetic field does no work, and therefore magnetic field work done does not need to be taken into consideration in this case, ठीक है ना, that's all. Okay, so that's your device of cyclotron. Now let's move on to the next device, and that is MCG, that is a moving coil galvanometer, ठीक है, moving coil galvanometer. Let's understand what is exactly there internally in a moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer has a certain structure. So let's understand the structure. The structure is like this, that there is a 3D magnet, but the magnet is interesting. इस तरीके का मैग्नेट होता है, ठीक है ना। Okay, so this is the curved magnet. एक काउंटर पार्ट कर्व्ड मैग्नेट यहाँ पे भी, इस तरीके से, और इसके बीच में कॉइल है, ये कॉइल, ये पूरा कॉइल होगा। एक्चुअली कॉइल एक सिलेंडर के अराउंड वाउंड होता है, तो मैं सिलेंडर बनाऊंगा तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए ये कॉइल ऑफ एन टर्न्स। इसके साथ, कॉइल के साथ एक ऐसे निडल है, और यही तुम्हारा रीडिंग,
इसका लेजर रीडिंग। तो कॉइल के साथ बिल्कुल ऐसे करके ये है कॉइल के परपेंडिकुलर। तो कॉइल अगर ऐसा है तो ये नीडल देख लो अच्छे से। इफ दिस द कॉइल, आई मीन चलो मैं कॉइल दिखा देता हूँ। I mean कॉइल तो है नहीं, बट देन यू कैन सी दैट सपोज दिस द कॉइल। तो ये इसका नीडल, तो फील कर लो कैसे है। So that if the coil rotates, the needle also rotates. See, if the coil rotates, the needle also rotates. Coil क्यों रोटेट करेगा? अगर टॉर्क अप्लाई करोगे तो रोटेट कर सकता है ना? तो उसी पे ध्यान देंगे आप। अच्छा, इसके साथ एक स्प्रिंग भी रखा गया, पर ये स्प्रिंग थोड़ा अलग टाइप का है। ये जो स्प्रिंग है ना, दिस स्प्रिंग इज मेड ऑफ अ स्पेशल एलॉय फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ठीक है, ये स्प्रिंग एंड इट्स अ टॉर्शनल स्प्रिंग। ठीक है, इट्स अ टॉर्शनल स्प्रिंग। नाउ यू माइट से कि टॉर्शनल स्प्रिंग क्या होता है ना? देखो, नॉर्मल स्प्रिंग में क्या होता है, फोर्स होता है केक्स। तो यानी नॉर्मल स्प्रिंग में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन इलोंगेशन, है ना, इलोंगेशन। तो F इज इक्वल टू केक्स, और अगर वेक्टर वो साइन वाइन करना चाहते तो माइनस केक्स। ये जो स्प्रिंग है ये टॉर्शनल स्प्रिंग, ना टॉर्शनल स्प्रिंग, what happens is that tau is equal to minus of k theta. ठीक है, तो tau is the torque, theta is the angle of rotation, angle of twist है। यानी टॉर्शनल स्प्रिंग पता है कैसे होता है, कुछ इस तरीके से, जैसे स्प्रिंग है ना, और इसको अगर ट्विस्ट करोगे ऐसे करके तो टॉर्क देगा रिवर्स डायरेक्शन। जैसे नॉर्मली क्या होता है, स्प्रिंग को खींचते हैं तो फोर्स होता है, प्रेस करते हैं तो फोर्स होता है उल्टे डायरेक्शन। सिमिलरली इसमें भी ऐसे है, अगर स्प्रिंग को यूं घुमा दो तो ऐसे टॉर्क बनाएगा, और अगर स्प्रिंग को यूं घुमा दो तो ऐसे टॉर्क बनाएगा। यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट दैट आई डू, यानी ये ट्विस्ट के ऊपर है। तो tau is equal to, in this case, minus k theta. Theta is the angle of twist. K is the torsional spring constant. ठीक है, so K is called as the torsional spring constant in this case. Now the question that has come up is that ये spring के attached to coil है। हाँ बिल्कुल, तो यानी अगर coil घूमता है ना, अगर ये coil घूम गया तो ये spring में twist आ, ये समझ लो। So therefore it is totally attached to the coil, यानी coil घूमेंगे तो spring में भी twist आएंगे and accordingly torque भी produce होगा। So that's in brief the analysis. अब इससे क्या होगा, देखो कि अगर ये सपोज K है, वही चीज, अब मैं क्या करता हूं ना, सपोज इस कॉइल के थ्रू कुछ करंट पास कर, तो अगर मैं इस कॉइल के थ्रू कुछ करंट पास करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करेगा ना, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, NIET, ये टॉर्क है। तो इस टॉर्क के कारण क्या होगा, कॉइल घूम जाएगा। कॉइल जैसे ही घूमेंगे तो स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, तो स्प्रिंग भी कुछ टॉर्क लगाएंगे, यानी कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पे आएंगे। वही तो रीडिंग लोगे ना, तो इक्विलिब्रियम पे कब आएंगे, जब NIAB is equal to what, K theta। जब NIAB is equal to what ना, K theta। तो यानी थीटा is equal to NAB by K into I। यानी समझो, इससे मतलब क्या हुआ, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, देख लो अच्छे से। यानी जितना ज्यादा करंट, यानी कॉइल देख, अच्छा ये सब अटैच्ड है, तो जितना कॉइल घूमेंगे उतना ही ये एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, उतना ही इसके निडल भी एंगल घूमेंगे। तो यानी ये जो निडल है
ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल टू करंट डिफ्लेक्शन दिखाएंगे ऑन आइदर साइड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि करंट तो इसमें ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली ट्विस्ट होगा, कोई एक बार इधर होगा एक बार इधर होगा। तो ये जो नीडल है एक बार ऐसे घूमेंगे एक बार ऐसे घूमेंगे, लेकिन वो जो नीडल का डिफ्लेक्शन होगा इस थीटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देयरफॉर इन दिस केस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल आएगा वो है थीटा, यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। However, it is not so easy. Now, why not? Let's understand. एक चीज जरा समझो, यहाँ पे मैंने ना एक चीज सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब मैं बताता हूँ उसमें सिंप्लीफाई क्या किया। ना एक चीज बताओ, अब जैसे ये तो मैंने फिगर बना दिया, अब एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं मैग्नेट ऐसे लेता, देखा था ना मैग्नेट मैंने कैसे लिया था, मैग्नेट दोनों तरफ ऐसे कर्व लिया था, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे मैग्नेट लेता हूं तो क्या होगा? ऐसे मैग्नेट लेता ना तो ये चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे मैग्नेट का जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो कैसे होगा, ऐसे करीब करीब नॉर्थ साउथ ऐसे अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा एंड में ऐसे कर्व हो जाता है, बट लगभग यही है। अब जरा सोचो, अगर इसके अंदर कॉइल रखो, और जो कॉइल था वो तो चलो ऐसे था, पर अगर मैं इस तरफ से देखता हूं तो कॉइल का विड्थ दिखेगा ये वाला, तो वो विड्थ मान लो यहाँ पे ऐसे, तो मुझे पता है कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो तो m हो जाएगा। तो अगर ये कॉइल का प्लेन है और ये मान लो कुछ ऐसे मान लो 1 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूँ तो कॉइल का सिर्फ ये वाला लाइन दिख रहा है, तो वो चीज ऐसे है, तो यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया। बी वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे, तो यानी m into b इज द टॉर्क, क्योंकि साइन 90 है, लेकिन कॉइल तो ट्विस्टेड हो रहा है, तो यानी कॉइल तो घूमेगा, तो कॉइल जैसे ऐसे घूम जाएंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। अगर मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बदल गया, तब तो देखो थीटा बी और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का तो एंगल तो बदल गया ना, अब तो 90 डिग्री है नहीं। फिर इक्वेशन में यहाँ पे एक साइन थीटा टाइप का टर्म भी आना चाहिए, आना चाहिए नहीं? वो भी एक्चुअली साइन थीटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि थीटा तो इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट है, तो एक्चुअली कायदे से बी और मैग्नेटिक यानी साइन 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो यानी कायदे से साइन 90 माइनस थीटा का एक टर्म यहाँ तो होना चाहिए, पर हमने तो नहीं लिया, हमने तो उसको 90 डिग्री ले लिया, एज इफ साइन 91 होता है। इसके पीछे रीजन क्या ना? रीजन है कि देखो ये जो मैग्नेट है ना, ये हमने इसलिए जानबूझ के लिया ही नहीं। और देखना सीबीएसई में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और अक्सर आता है, एंड दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द कर्व्ड मैग्नेट? इट्स नॉट अ फ्लैट मैग्नेट। अगर फ्लैट मैग्नेट होगा तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, जैसे जैसे कॉइल घूम जाएंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट घूम जाएगा, फिर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बदलता जाएगा, फिर तो एक साइन का भी टर्म आना चाहिए, और इससे क्या होगा, फंक्शन नॉन लीनियर हो जाएगा। ये तो साइन थीटा कॉस थीटा भी टर्म आ गया ना, तो नॉन लीनियर हो गया, फिर तो गैप यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसका जो डायल बनेगा, तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स है। तो जो कर्व्ड मैग्नेट है वो इस चीज को कैसे सॉल्व करता है, लेट्स सी दैट। तो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ डज द कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हाउ डज द कर्व्ड मैग्नेट का रोल, अब समझो जरा। एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हमने फिगर बनाया था ना, इसको थोड़ा साइड व्यू से देखा, तो अगर मैं साइड व्यू से देखता हूं तो ये था कर्व्ड मैग्नेट। अभी थोड़ी देर पहले जो बना था वो 3D व्यू था, तो इसलिए वो थोड़ा एंगल से देखा है ना, अब मैं बिल्कुल साइड से देख रहा हूँ, तो साइड से तो ये दिखा, और दूसरा हो गया ऐसे। तो मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरीके से। अच्छा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा पता है कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ,
ऐसे, and this is very important. यूमेट से इससे क्या बेनिफिट हो गया, है ना? इससे बेनिफिट है, अभी एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं देखता हूँ दूसरा करता हूँ। ठीक है ना? ये ग्रीन मार्कर से मैं करता हूँ, देखता हूँ अगर ग्रीन दिखता है नहीं दिखता, कई बार ना दिखता ही नहीं, देखा है, इट्स नॉट वेरी विजिबल। चलो इसे भी ट्राई करता हूँ। देखो जब कॉइल ऐसे है ना, तो क्या हो रहा है, कॉइल के प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। दोबारा सुनो लैंग्वेज, कॉइल के प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि कॉइल के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। ये देखो कॉइल का प्लेन तो ये है ना, और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो sin 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कॉइल घूम जाता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉइल जब घूम गया, ये देखो कॉइल घूम गया, कॉइल घूम गया, लेकिन देखो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो पैरेलल टू द कॉइल, ये वाला भी और यहाँ का भी देखो अभी भी पैरेलल टू द कॉइल है, और यही इसका ट्रम्प कार्ड है। यानी अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कॉइल है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू द कॉइल हो गया। यानी कॉइल थोड़ा घूम गया, और अगर प्रीवियस केस देखते हैं तो कॉइल घूमने से एक sin थीटा का टर्म आ रहा था, या sin 90 माइनस थीटा का टर्म आ रहा था। अब क्या हो गया, थोड़ा सा अवॉइड सा हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे कॉइल थोड़ा सा घूम गया तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कॉरेस्पॉन्डिंगली थोड़ा सा और घुमाए। अब जब और घूम जाएगा थोड़ा सा, देखो फिर से दूसरा कोई लाइन आ गया, ये देखो, यानी कॉइल और थोड़ा घूम गया, लेकिन ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी देखो पैरेलल टू द कॉइल, और यहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो लगभग पैरेलल टू द कॉइल। कॉइल थोड़ा सा और भी घूम जाए, यहाँ पे कोई दूसरा सेट आ जाएगा, ये देखो अभी भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कॉइल, और यहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कॉइल। देख लो अच्छे से, और समझ आ गया? यानी कॉइल अगर ओरिएंटेशन घूम भी जाए, यानी कर्व्ड मैग्नेट का रोल क्या है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद कर्व्ड है, पैरेलल नहीं। पैरेलल होने से दिक्कत क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स डायरेक्शन हो गया, अब कॉइल जैसे जैसे घूमेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी घूमेंगे, तो फिर एंगल बनता जाएगा, एंगल बनेगा तो sin थीटा का टर्म आएगा, क्योंकि टॉर्क तो m क्रॉस भी है, तो उससे sin थीटा का टर्म आता है। वो थीटा हो 90 माइनस थीटा हो तो अलग कहानी, बट sin थीटा का टर्म आएगा, इसमें वो टर्म ही नहीं आता। क्यों? इन स्पाइट ऑफ रोटेशन, यानी इवन व्हेन कॉइल रोटेट्स, तो क्या हो रहा है, even when the coil rotates, the new set of, क्योंकि अभी देखो ये जब कॉइल था तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल था, जब कॉइल घूम गया तो कोई दूसरा लाइन पैरेलल आ गया, ये चीज हो रहा है। So therefore even when the coil rotates, the new set of magnetic field lines are parallel to coil, implies magnetic field is again, magnetic dipole moment is again perpendicular. So therefore angle remains approximately 90 degree always. So Saksham, what you are saying is correct. Okay, Aryan has asked is that, okay, there are a few more questions. I don't know when the questions cropped up. So एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है। सोमेश सिंह, एक बार घूमने के बाद वाला बता दो। घूमने के बाद वाला जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल लिया था तब का बता दिया था कि उसमें एक साइन का टर्म आता है। इसमें क्या हो रहा है, घूमने के बाद भी जब कॉइल घूम गया ना तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कोई दूसरा सेट आ गया जो कि उसके पैरेलल, ये चीज। So therefore what is happening is even when the coil rotates, the new set of magnetic field lines are parallel to the coil. So therefore M remains perpendicular to the, yani magnetic dipole moment remains perpendicular to the magnetic field.
ये फायदा हो। तो therefore एंगल रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ऑलवेज। तो इससे फायदा क्या हो गया कि अब मैं लिखूंगा NIAB sin 90 डिग्री इज इक्वल टू K। बस तो ये तो खत्म हो गया। तो यानी थीटा इज इक्वल टू NAB बाई K इंटू I। इससे क्या होगा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I। यानी इससे फायदा ये हो गया कि अब जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू द करंट। बहुत बड़ा फायदा हो गया कि अब जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, देख लो अच्छे से। द क्वेश्चन इज दैट कि बाकी लाइंस तो पैरेलल नहीं, जैसे ये लाइन थोड़ी पैरेलल नहीं है। द थिंग इज दैट जो टॉर्क बन रहा है वो तो उसके करंट जहां पे है वहां के इंटरेक्शन के वजह से बन रहा है ना, तो हमें वहां से मतलब। अब जैसे मान लो जब ये कॉइल यहाँ पे है तो देखो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग ही ओरिएंटेशन है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट इसके साथ उसका इंटरेक्शन थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे कॉइल का इंटरेक्शन इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा क्योंकि ये तो कहीं और है। मैं इस ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो यानी कॉइल का इंटरेक्शन इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हो रहा है। तो तभी मैंने क्या लिखा that the new set of magnetic field lines are parallel to the coil। वो कौन सा न्यू सेट जो कि एक्चुअल में इंटरेक्शन कर रहा है और फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो therefore the important part is that जो रिलेवेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़े सारे हैं, बट यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ ना, रेलिवेंट मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जो रेलिवेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जो है तुम्हारा पैरेलल टू द कॉइल, यानी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो देयरफॉर वो थीटा 90 डिग्री है। तो असली चीज ये है कि जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है वो अभी भी पैरेलल टू द कॉइल, वहां से टॉर्क बनता है। दैट इज व्हाट इज मैटरिंग है। इसलिए बोला ना न्यू सेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो तो ऑब्वियस है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग अलग ओरिएंटेशन में होंगे और अगर कॉइल किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर कब हो सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी एक के परपेंडिकुलर यानी सब के परपेंडिकुलर, पर यहाँ तो पैरेलल है नहीं। तो देखो अगर मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है और अगर वो किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर है भी तो बाकियों के साथ तो नहीं है, आई एग्री, बट देन उससे मुझे क्या कंसर्न, मुझे तो कंसर्न उसके इंटरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, वो उसके साथ तो ये हो रहा है कि जो है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर। So therefore this curved magnet has an important role to play, that even after rotation of the coil that 90 degree thing is continuously remaining। ये असली चीज, ठीक है ना। That's what the main thing is। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक मैथमेटिक्स आया है, that is theta is equal to NAB by K into I। अब मैं इस मैथमेटिक्स का यूज करूंगा, कैसे बताता हूं मैं। देखो there is something called as theta is equal to NAB by K into I। तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है ना, इट इज द डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। दैट इज द आइडिया व्हाट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी थोड़ा सा एक चीज जरा विजुअलाइज करो। करंट सेंसिटिविटी मतलब होता है डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज 1 एम्पीयर। तो लेट अस से मेरे पास एक डायल है जो कि 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर, बस इसको फील करो। और लेट अस से करंट सेंसिटिविटी है 10 डिग्री पर एम्पीयर, ऐसे मान लो मतलब। तो यानी 1 एम्पीयर पे 10 डिग्री घूमेगा और डायल 60 डिग्री तक है, यानी इस गैल्वेनोमीटर का रेंज हो जाएगा 6 एम्पीयर। ये मैं एक ऐसे मनगढ़ंत बता रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर का रेंज एम्पीयर में नहीं होता, जनरली मिली एम्पीयर और माइक्रो एम्पीयर में होता है। तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही एग्जांपल लेता हूं। तो अगर 10 डिग्री रोटेशन हो रहा है 1 एम्पीयर पे, और अगर मान लो इस तरफ 60 और इस तरफ 60 का डायल है, तो यानी मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 6 एम्पीयर। डोंट गो विद एक्चुअल वैल्यूज, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज मिली एम्पीयर में होगा, मैं तो जानबूझ के ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं एम्पीयर वाला। अब एक काम करो, इस इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी बढ़ाओ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मींस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा भी करंट पास हो एकदम से डिफ्लेक्शन दिखा, यही ना सेंसिटिव होता है। पर उसमें एक प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि लेटर से पिछले केस में मैंने बताया एक
1 एम्पियर पे सपोज 10 डिग्री रोटेशन, तो इससे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो शायद 1 एम्पियर पे 20 डिग्री रोटेशन हो। लेकिन देखो एक काउंटर भी है, क्या कि अगर मान लो 1 एम्पियर पे 20 डिग्री रोटेशन होता है तो 60 डिग्री पे सिर्फ 3 ही एम्पियर मेजर कर सकते हो, यानी इसका रेंज कम हो गया। सेंसिटिविटी क्या होता है ना, जो कि थोड़ा सा भी करंट पास हो तो एकदम से निडल घूम जाए, तो यानी मोर डिफ्लेक्शन पर करंट। लेकिन अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा पर करंट, तो हमारा डायल तो फिक्स है 60 डिग्री का या जो भी डिग्री का है, तो यानी फिर क्या होगा, रेंज कम हो जाता है। यानी सेंसिटिविटी एंड रेंज आर बेसिकली ऑपोजिट। अगर इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, कम करंट पे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन फिर मेजर भी कम ही कर पाएगा, यानी रेंज कम हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से सेंसिटिविटी is inversely proportional to range. किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर सेंसिटिविटी डबल कर दोगे, आई विल रिपीट, किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर सेंसिटिविटी डबल कर दोगे तो दैट केस क्या होगा, रेंज आधा होता है। तो टू गिव एन एग्जांपल, इफ वी डबल सेंसिटिविटी, ऐसा ऑब्वियस है, सेंसिटिविटी then obviously range becomes half. ठीक है, so if we double the sensitivity, ठीक है ना, if we double the sensitivity, then range becomes half. ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है कि भाई सेंसिटिविटी बढ़ाया कैसे जा सकता है ना, तो हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी, वो बता देता हूं। नाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, या तो के घटा दो। ऑब्वियसली सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, के, तो के को घटाओ, यानी स्प्रिंग और हल्का ले लो, तो उससे टॉर्क कम होगा, तो उससे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। वेरी सिंपल। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो होगा, एरिया बढ़ाने से हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से होगा। बट यू नो व्हाट, देयर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाओगे ना तो कॉइल बहुत भारी हो जाएगा। अब कॉइल अगर बहुत भारी हो जाएगा तो उसका वेट का टॉर्क भी आ जाएगा उसके पिक्चर में। अब वेट का टॉर्क तो हमने कहीं लिया ही नहीं, हमने तो मैग्नेटिक टॉर्क लिया और स्प्रिंग टॉर्क लिया, हमने वेट का तो लिया ही नहीं। तो अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा कर दोगे तो कॉइल इतना भारी होगा ना कि उसके वेट को टॉर्क भी फ्रिक्शन टॉर्क के साथ मिलजुल के जो है एक इफेक्ट करना शुरू कर देगा। सो देयरफॉर इट्स बेटर टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। एरिया के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अब कॉइल एक एरिया का हुआ, अब तुम बोले मैं तो इतना बड़ा सा लूंगा, यानी इंस्ट्रूमेंट का साइज भी तो बढ़ गया। सो देयरफॉर देयर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन ऑल। मैग्नेटिक फील्ड ये परमानेंट मैग्नेट होता है जो उसके अंदर यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट बहुत पावरफुल मिलता ही। सो देयरफॉर प्रैक्टिकल लिमिटेशन। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बहुत के कम कर दो तो स्प्रिंग हल्का होता जा रहा है। अब ये जो करंट्स होते हैं ना, एकदम से स्विच ऑन करते हैं हम लोग, तो ये जो निडल होता है ना, झटका मारता है ऐसे, तो वो झटका कौन बेयर करेगा, स्प्रिंग ही तो बेयर करेगा। तो अगर स्प्रिंग हल्का कर दोगे तो झटके में स्प्रिंग ही टूट जाएगा। सो देयरफॉर practically speaking, you cannot increase all of these and you cannot decrease the spring constant beyond a reasonable point. Any practical limitations, but हाँ mathematically अगर देखोगे तो number of turns बढ़ाओ, area बढ़ाओ, magnetic field बढ़ाओ, है ना, k घटाओ, तो that's how we can increase the current sensitivity. ठीक है, current sensitivity can be increased by all these terms. एक last चीज और है, and that is called as voltage sensitivity. तो देखो ये जो आई है, करंट जो जा रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, देखो कॉइल है यहाँ पे, वो NiA वाला जो कॉइल है, तो उसका रेजिस्टेंस भी तो कुछ होगा। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ एज थीटा इज इक्वल टू NAB बाय K इनटू V बाय R। तो ये क्या हो गया फिर, थीटा इज इक्वल टू NAB बाय K R इनटू V।
तो अब ये जो टर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिव। तो नया कुछ नहीं किया, बस आई को लिख दिया v बाय आर, तो आर को अंदर कर लिया तो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया, तो अब हो गया थीटा प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल अब थीटा यानी डिफ्लेक्शन हो। तो ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है, दिस विल बी नाउ कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिव। अब इसमें एक सवाल आता है, इज दैट क्या वोल्टेज सेंसिटिव अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? ना इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, पता है क्या? कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे ना, जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, तो उससे क्या होगा ना, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, है या नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स मतलब लेंथ बढ़ गया एंड सो ऑन। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स का इंपैक्ट होता नहीं कुछ खास, ठीक है ना? इसलिए हम क्या लेंगे, टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, व्हाट वी कैन डू इज दैट एरिया बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ और ये घटाओ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस ये दोनों इकट्ठे ही बढ़ेगा घटेगा। तो देयरफॉर उसको रहने दो, एरिया मैग्नेटिक फील्ड के ये कर सकते हो टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी and to increase current sensitivity you can have all of them. For that you can have all of them, you can do any of these changes as you want. ठीक है ना? Just have a look. Fine. तो इनको नोट कर लो। दिस इज एक्चुअली, इस पे जनरली कंपटीशन में तो क्वेश्चन आते नहीं, बट सीबीएसई का भी पार्ट है, तो होपफुली सीबीएसई एग्जाम्स होंगे। पहली बात तो यही श्योर नहीं हो पा रहे कि सीबीएसई एग्जाम भी होंगे या नहीं, यू नेवर नो, या नहीं? पर अभी तो तुम लोग का तो अभी लंबा जर्नी है, इन द सेंस के अभी तो बहुत टाइम है, लाइक नेक्स्ट मार्च है, तो होपफुली तब तक वैक्सीनेशन वगैरह का स्पीड बढ़ के एंड ऑल थिंग्स विल होपफुली स्टेबलाइज, ठीक है ना? क्रिश हैज सेड कि 12th को तो होने पड़ेंगे। एक्चुअली एक नया आइडिया फ्लोट किया गया, अब पता नहीं वो सही गलत है क्या है, या प्रैक्टिकल है इम्प्रैक्टिकेबल है। द न्यू आइडिया इज दैट स्क्रैप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स इस साल, मतलब ओनली फॉर दिस ईयर, नॉट फॉर योर टाइम, इस साल जो अभी पेंडिंग है, तो स्क्रैप करके आइडिया इज दैट इसको स्क्रैप करके और पता नहीं कितना सही होगा, और एक नया एग्जाम ले लो, सम काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट काइंड ऑफ, जैसे जेईई टाइप का ही, मतलब मे बी कुछ आईक्यू टाइप का टेस्ट, जैसे जीआरई जीमैट का होता है, और उसके बेसिस पे कॉलेज का एडमिशन, लाइक सम काइंड ऑफ प्री एडमिशन टेस्ट फॉर कॉलेजेस। तो शायद उससे फायदा क्या ना, वो एक ही दिन में निपटा सकते हो, 3-4 घंटे का पेपर करके एक ही दिन में निपट गया, तो उसके रिजल्ट के बेसिस पे फिर यू कैन गिव एडमिशन टू कॉलेजेस। तो अभी ये नया आइडिया फ्लोटेड है, बट लेट्स सी। आइडियाज तो बड़े सारे आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इतना आसान तो नहीं है, एज यू नो वेरी वेल, है या नहीं? ठीक है, चलो एनीवे, वी वर डिस्कसिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। हमें एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज, आज इंस्ट्रूमेंट का ही दिन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली वेलोसिटी सेलेक्टर? तो देखो, सपोज तुमको एक चार्ज का कलेक्शन और उसको तुमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देके एक्सेलरेट करा, so you have a huge collection of charges and they have been accelerated, and obviously when they're accelerated they also interact with each other, so like all of them do not have the same charge, same velocity, कुछ कम velocity, कुछ ज्यादा velocity, कुछ medium velocity, ऐसे ही एक bundle of charges suppose move कर रहे हैं, एक beam of charges कह लो, bundle of charges कह लो, लेकिन मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज, मुझे तो पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही चार्ज, तो क्या करेंगे? तो वो जो वेलोसिटी का चार्ज चाहिए मुझे, उसमें से ये जो पूरा चार्ज का ग्रुप आ रहा है या बीम आ रहा है, उसमें से वो पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज को मुझे उसमें से निकालना है, या मतलब आई वांट टू यूज दैट चार्जर,
विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी उस वेलोसिटी को सिलेक्ट करना, इसलिए इसका नाम हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वो कैसे काम करता है, तो मैं क्या करूंगा, सपोज एक चार्ज का बीम आ रहा है, इट्स अ बीम ऑफ चार्ज, इसमें बड़े सारे चार्जेस सब मूव कर रहे हैं इधर, ऐसे करके मूव कर, बट किसी का थोड़ा ज्यादा तेज है वेलोसिटी, किसी का कम है, मीडियम है वगैरह चलना। अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसे रीजन ले लिया, अच्छा, और इसके ठीक सामने एक होल बना, छोटा सा होल है, ये पूरा रिजिड वॉल है, पर सामने एक छोटा सा होल है, ठीक है, इट्स अ स्मॉल होल है, जो कि ठीक किसी बीम के लाइन पे। अब मैं पता क्या करता हूं, ध्यान से देखो, मैं पता क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं। अगर मैं ऐसे करूंगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज नेगेटिव भी हो सकता है, पर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये चार्ज यूं चला जाए, तो फिर तो कोई भी वहां नहीं पहुंच पाएगा, बात समझो ना। तो देखो, इफ आई स्विच ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड नाउ विद इन दिस रीजन, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज 0 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस बीम को, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इसको ऐसे करता हूँ, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये सारा बीम ऐसे चला, so like it will go and hit them. So none of them, या not a single one will pass here. हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग वेलोसिटी है, तो कोई यहाँ पे आके हिट किया, कोई यहाँ पे आके हिट किया, वो सब हो सकता है, क्योंकि अगर वेलोसिटी अलग अलग होंगे, तो दैट केस रेडियस होता है mv by q भी, तो वेलोसिटी अलग है तो रेडियस अलग है, तो therefore they will hit at different spots. कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, that is possible, that is possible. But you know what I now also do is that I switch on an electric field like this. इससे क्या होगा, जैसे चार्ज एंटर करेंगे, जैसे चार्ज एंटर करेंगे उसको दो फोर्स मिलेगा, जैसे चार्ज एंटर करेंगे तो उसको दो फोर्स मिलेगा, एक होगा QVB और एक पीछे की तरफ QV। ओके, अब जरा सोचो, तीन केसेस पॉसिबल है, तीन केसेस पॉसिबल है। अगर ये ज्यादा होगा तो वो ऊपर लेके चला जाएगा, ये ज्यादा होगा तो इसके नीचे की तरफ फोर्स है, तो लाइक ये नीचे लेके आ जाएगा। लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, तो अगर दोनों का वेलोसिटी, सॉरी, दोनों का फोर्स अगर बराबर हो जाए, तो वेलोसिटी जो है वो रिटेन करेगा, यानी क्या होगा, वो वेलोसिटी सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे, और फिर ये कौन सा वेलोसिटी होगा, है ना, ये कौन सा वेलोसिटी होगा, नहीं, ये सिर्फ वही वाला वेलोसिटी होगा, सो दैट QVB और QE का वैल्यू सेम है, यानी QVB should be equal to QE, यानी velocity should be equal to what, E by B। यानी तुमको जो वेलोसिटी चाहिए, जो वेलोसिटी चाहिए, उस हिसाब से E और B सिलेक्ट कर लो, E और B। उससे क्या होगा ना, ये जो बीम ऑफ चार्जेस आ रहे हैं, इसमें कईयों का वेलोसिटी ज्यादा होगा E by B से, कईयों का कम होगा, और कईयों का बराबर भी होगा E by B। तो जो E by B के वेलोसिटी के बराबर होंगे, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, तो वो क्या होगा, वो सीधा चला जाएगा। That's what is going to happen. ठीक है, तो therefore अब क्या होगा, तीन केसेस आ रहे हैं, ये चला जाएगा if V is greater than E by B, ये इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ, यानी क्या होगा, फिर उसको ऊपर ले जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगा, यानी क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। तो वो कौन सा होगा, जिसकी वेलोसिटी कम है, यानी P ऐसे, और इधर वाला कौन सा होगा, V लेस देन E by B। और एक स्ट्रेट जाएगा, कौन सा जाएगा, तो V इज इक्वल टू E by B। तो V इज इक्वल टू E by B वाला स्ट्रेट जाएगा, V ग्रेटर देन E by B वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और V लेस देन E by B वाला क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यानी
अल्टीमेटली ये जो पूरा ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का एक वॉल बना है मैंने, जिसमें एक छोटा सा होल बना है, उसमें तो एक ही टाइप का वेलोसिटी जा रहा है ना चार्ज का, और वो वेलोसिटी कौन सा, ई और बी। अच्छा, ई और बी कौन सेट करता है, मैं ही सेट करूंगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो मैं सेट करूंगा, यानी अकॉर्डिंगली ई और बी का जो रेशियो है या डिवाइड करके जो वैल्यू बनता है वही वेलोसिटी सिर्फ जाएगा। यानी एक तरीके से तो मैं ही सिलेक्ट कर रहा हूँ ना कि कौन सा वेलोसिटी ऑफ चार्ज उस होल के थ्रू से निकल जाएंगे, so that's why it is called as velocity selector. So the velocity which will be selected will be equal to E upon. ठीक है, तो अगर मान लो तुमको हाई स्पीड चार्ज चाहिए तो वोल्टेज से स्पीड को हाई कर दो, पर उससे क्या होगा ना, सारे एक ही वेलोसिटी का होगा, एक बीम आएगा जिसमें अलग अलग वेलोसिटी होगा, तो उसमें से फिल्टर कर लिया और वही वाला वेलोसिटी जो मुझे चाहिए उसको उसके बराबर ई और बी को सेट कर दिया, ई बाई बी, उससे सीधा चला गया और ऐसे करके होल के थ्रू निकल गया। दैट विल बी द वेलोसिटी इक्वल टू इन दिस केस ई अपॉन बी। ठीक है, अच्छा, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सोम एंड क्या ई का डायरेक्शन गिवन है? सी, ई का डायरेक्शन गिवन नहीं, पर हमें इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो क्यू वी क्रॉस बी है उसके जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक फायदा क्या है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बहुत बड़ा फायदा है। बट आई हैव अ क्वेरी वन मोर एंड दैट इज व्हाट वुड हैपन, लेट्स से अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करके नेगेटिव चार्ज कर दूं तो उससे क्या होगा? कृष्ण आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इज ये वेलोसिटी चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हिट करेगा ऑपोजिट फेस पर, वहां होल बना देंगे। नहीं, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो ट्रेजेक्टरी होता है ना, ये वाला और ये वाला, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी होता है, इतना आसान ट्रेजेक्टरी नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे मत सोचो कि मैं काम करता हूँ, मैं ई बाई बी ऐसे सिलेक्ट करता हूँ कि ये वाला जो चार्ज का वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी ये वाला है ना, वो यहाँ पे होल कर दो तो वहां से निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि ऐसे पॉइंट निकालना मुश्किल है, बट द ट्रेजेक्टरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, द ट्रेजेक्टरीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए उससे नहीं करेंगे, हम तो न्यूट्रलाइज ही कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स खत्म कर दो तो सीधा चला गया, वो ये वाला होगा। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, मैंने जब नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया तो सक्षम से इसकी ई का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। ओके, द इंटरेस्टिंग आंसर इज दैट कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज भी होगा तो जब एंटर करेंगे तो क्यू वी क्रॉस बी भी तो इधर नहीं होगा ना, इधर होगा, और क्यू ही उधर होगा, यानी क्या होगा, ऑटोमेटिक तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने की जरूरत नहीं है, वही रहने दो, मैग्नेटिक फील्ड बदलने की जरूरत नहीं है, वही रहने दो। जैसे नेगेटिव चार्ज एंटर करेंगे ना तो देखना जो क्यू ही था नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा, और जो क्यू भी था वो नीचे चला जाएगा, और न्यूट्रलाइज तभी भी होगा अगर ई वेलोसिटी ई बाई बी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो। दैट्स व्हाट इज द बेनिफिट। यानी वो वाला चार्ज जिसका वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर है वो जो है एकदम सीधा चला जाएगा इस होल के थ्रू। ठीक है ना, यानी साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। यस, चार्ज का वेलोसिटी ई बाई बी पे, इवन चार्ज का वैल्यू का भी डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज कौन सा वैल्यू का है उससे भी कोई मतलब। वेलोसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, बस और किसी चीज। ठीक है ना, चलो, so I think today we mainly talked about the devices which are there in this particular chapter. Actually devices के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है, और ऐसे नहीं कि एडवांस में नहीं आता है, बट एडवांस में इन तीनों के ऊपर कम आता है। एडवांस में जो आते हैं वो ज्यादातर जनरल पोटेंशियोमीटर और वो सब पे ज्यादा आता है, और भी है जो कि बताऊंगा, इन पे थोड़ा कम आता है। इनके ऊपर जो है ना मेंस में मिल सकता है, और सीबीएसई में खूब आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल, वर्किंग डायग्राम, थ्योरी, डिस्क्रिप्शन, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला डेरिवेशन, या उसके ऊपर बेस करके एक आध न्यूमेरिकल, ऐसे करके अक्सर देखना 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कैरी ऑन टुमारो विद समथिंग न्यू। आई मीन थोड़ा सा टॉर्क के ऊपर और डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर हाफ ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। राइट, चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सर। नहीं, सीपीटी तो अभी ऑफ नाउ कोई न्यूज़, ठीक है ना, नो सीपीटी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।